क्रांतिकारी आंदोलन की समीक्षा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि समीक्षा में सबसे पहले हम जो उनकी कमियां हैं उसको देखेंगे, उसके बाद उनका योगदान, और फाइनली कंक्लूजन है या निष्कर्ष। तो सबसे पहले कमी जो दिखाई देती है हम लोगों के साथ में, पहला है संगठनात्मक कमी, ऑर्गेनाइजेशनल लैकिंग। और इसका सीधा मतलब ये था कि उनके पास संगठन की कमी थी। अगर कंपैरेटिवली हम गांधी से तुलना करें तो उनके पास कांग्रेस का संगठन था, उनके पास अपना एक संगठन है, किसानों को, मजदूरों से संपर्क है उनका, महिलाओं से है, समाज के निम्न वर्ग से है। तो जिस तरीके से गांधी के पास समर्थन या संगठन में लोग हैं, उतने लोग क्रांतिकारियों के पास नहीं दिखाई देते। यानी उनका काम ऑर्गेनाइजेशनल कम है, इंडिविजुअल ज्यादा है, व्यक्तिगत ज्यादा है। इसलिए भी जनता से ज्यादा लिंक या जो जुड़ाव वो नहीं ज्यादा रख पाए। ठीक है, अगर छूट जाए तो बोल देना। तो ये पहली कमी है जो वहां दिखाई देती है। दूसरा, उनकी जो दूसरी कमी है वो है केवल उनके पास आइडियोलॉजी है। किस चीज की आइडियोलॉजी है? कि भारत को ब्रिटेन से आजाद कराना है, और ईंट के बदले ईंट, केवल इतना। क्या कमी है? जब किसी के पास संगठन नहीं होता तो उनके पास कोई कार्यक्रम भी नहीं होता। कार्यक्रम का मतलब ऐसे समझो जैसे कि गांधी को जब भी लगता है कि 10 साल हो गए हैं, देश तैयार है एक आंदोलन के लिए, तो तुरंत वो एक आंदोलन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्हें पता है कि जनता किस चीज पर उनको सपोर्ट करेगी। जैसे आपने सबने विज्ञा में देखा ना, किस पर सपोर्ट किया? नमक पर सपोर्ट किया, है ना। नॉन कॉपरेशन में जलियांवाला बाग को सपोर्ट किया। तो इस तरह से उनके पास एक पॉलिटिकल एजेंडा है गांधी के पास। इन क्रांतिकारियों के पास ना तो एजेंडा है इस तरह का जो बड़ा हो, जो जनता को डायरेक्ट मैसेज दे सके, इसलिए उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम भी नहीं। जब उनको मौका मिलता है तब किसी न किसी को मारने की फिराक में रहते। किसी को मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य के सिंबल हैं। तो एक दो व्यक्ति को मार देने से जाहिर सी बात है कि उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो किसी बड़े आदमी को मारते, जैसे वायसराय को मारने की कोशिश की गई, तो उसका असर पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि उनके पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम या एजेंडा नहीं है जिससे जनता अपने आप को जोड़ पाती। ठीक है। तीसरी चीज है वायलेंस, और वो ये है कि उनकी तुलना में अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं। आधुनिक हथियार, आधुनिक संचार, आधुनिक, उनके पास इंटेलिजेंस, सब कुछ। उनके पास पुलिस भी है, मिलिट्री भी है, और उनके पास केवल हाथ में बंदूक, दो चार लोगों के अलावा कुछ नहीं। तो तुलनात्मक रूप से जो तरीका उन्होंने लड़ने का प्रयोग किया, वो तरीका, उस तरीके में अंग्रेज उनसे ज्यादा ताकतवर निकले। तो ये तय है कि इस तरीके से उनको हराया नहीं जा सका था। नेक्स्ट, हिंसा को आधार बनाएंगे। हिंसा को आधार बनाकर जब उनको फांसी दी जाती, किसी की मृत्यु को लेकर फांसी दी जाती, तो कई लोग विरोध भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं विरोध कर पाते? क्योंकि उसके लिए कानून था।
तो जो चीज विधि विरुद्ध होगी हर आदमी उसका विरोध नहीं करता है। हाँ, जो युवा है, जो यूथ है, वो जरूर कहेगा कि नहीं, इनको मत मारो। और चीज आप कहाँ देखते हैं? भगत सिंह की रिहाई में देखते हैं। इरविन ने साफ साफ बोला जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन जो मर्डरर हैं, जिन्होंने किसी को मारा है, उनको छोड़ना संभव नहीं। और वही हुआ। गांधी भी बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाए। किधर है? ठीक है। अब इनका महत्व देख लेते हैं आलोचना के बाद। सबसे बड़ी जो महत्व है वो है इंडिविजुअल सेक्रीफाइस की। इंडिविजुअल सेक्रीफाइस। इन लोगों ने जिस तरीके से जनता के सामने बलिदान का भाव रखा और किसी दूसरे से सेक्रीफाइस मांगने के स्थान पर खुद सेक्रीफाइस की, और सेक्रीफाइस करते समय चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं होती थी, कोई शिकायत नहीं, कोई प्लेनिंग नहीं होती थी कि वो प्लीज बोल रहे हो कि मैं छोड़ दूं। ये चीज जाहिर सी बात है बाकी लोगों को अपील करे। अपील करने का मतलब ये कि दूसरे हो सकता है भले साथ न दें, लेकिन ये जरूर होगा कि लड़ने की फाइटिंग स्पिरिट पैदा हो। तो इनके इंडिविजुअल सेक्रीफाइसेस को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा देश आज भी उसको अपनी मेमोरी में रखता है। बहुत बड़ी चीज थी। दूसरा, इन्होंने जिस तरह से मदरलैंड कंसेप्ट दिया, मातृभूमि की अवधारणा, तो भारत में तो वैसे भी वंदे मातरम वाला इशू चल रहा था, तो वंदे मातरम वाली कंसेप्ट चलती है कि यहाँ हर चीज को अ, अपने जीवन में जोड़ दिया जाता है। तो धरती को भी हम जोड़ के क्या सोचते हैं कि माँ है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से देश को माँ के रूप में प्यार किया, वो चीज यूनिक थी। देश, गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं, माँ के लिए नहीं लड़ रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी माँ के लिए लड़ रहे हैं, हमारी माँ की आजादी। तो जो भी मैं उन्हें देख रहा है, सुन रहा है, वो आसानी से अपने आप को रिलेट कर सकता है कि मुझे किस चीज के लिए लड़ना है। तो मदरलैंड कंसेप्ट, मातृभूमि की अवधारणा, देश को मातृभूमि मानना, तो ये बाकी लोगों को अपील करता है। ठीक है। और कहने का मतलब, माँ के लिए मरना हर किसी के लिए आसान होगा। आसान का मतलब तुलनात्मक रूप से, कंपेरेटिवली वो इसके लिए तैयार हो जाएगा कि जो होगा देख लिया। अगर माँ ही नहीं बचेगी तो हम बच के क्या करेंगे? तो तुलनात्मक रूप से उन्होंने ये देखा, तो ये स्पिरिट उनके अंदर काफी ढंग से दिखाई देती है। अगला, अगर इसमें भगत सिंह जैसे लोगों को जोड़ दें जिनके पास एक आइडियोलॉजी भी है, तो हमने भी आलोचना की थी कि उनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, तो वो चीज भगत सिंह पर लागू नहीं होती। भगत सिंह के पास पॉलिटिकल एजेंडा है। जैसा कि उन्होंने, मैंने आपको बताया भी था कि समाजवादी हैं, और उन्होंने कहा था कि हमारी क्रांति, हम भी जानते हैं कि क्रांति में क्या संभव नहीं है, इस तरह से चीजों को इजी नहीं कर सकते हैं। अगर हम आजाद हो भी जाएंगे तो हमारे पास इकोनॉमिक सोशल क्राइसिस भी है, वो भी दूर करनी पड़ेगी। तो ये चीज हम यहाँ पॉजिटिव लेके चल सकते हैं कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के पास क्या है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और ये एजेंडा उन्होंने 1924 के दौर में ही दे दिया था, है ना, जब उन्होंने नौजवान संघ, जो वो HSRA में जुड़ते हैं बाद में आकर, उससे पहले उन्होंने नौजवान सभा बनाई। तो कहा जा सकता है कि जो समाजवाद आजादी के बाद भारत के संविधान का सोशलिज्म गोल बना, उस सोशलिज्म में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का भी कंट्रीब्यूशन। नेहरू का सोशलिज्म हमने कल पढ़ा, उस सोशलिज्म में भगत सिंह का सोशलिज्म भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये इनका
कंक्लूजन हो। और एक चीज जोड़ सकते हो इसमें, ये क्रांतिकारियों ने सेकुलरिज्म को स्टैब्लिश किया, धर्मनिरपेक्षता को। जिस तरह से आपने देखा ना कि हिंदूवादी संगठन हो या मुस्लिम संगठन, मुस्लिम लीग हो, इनकी वजह से भारत में कम्युनलिज्म पैदा हुआ, सांप्रदायिकता पैदा हुई। क्रांतिकारियों के साथ वो नहीं था। उनके यहाँ केवल एक ही धर्म था और वो था भारत माँ, मदरलैंड कंसेप्ट, है ना। तो क्योंकि मुसलमानों के लिए भी इजी था, मदरलैंड को तो वो फॉलो कर ही सकते थे। तो ये चीज भी उनके यहाँ पॉजिटिव दिखाई देती कि उन्होंने सेकुलराइजेशन को, यानी धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्रीय आंदोलन में बनाए रखा। ठीक है, तो ये है आज का पहला टॉपिक कि यदि गांधी नहीं होते तो क्या भारत आजाद होता, या गांधी नहीं होते तो क्या भारत की आजादी और लेट हो जाती, और यदि गांधी नहीं होते तो भारत की आजादी का स्वरूप क्या होता। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर गांधी ने ऐसा क्या किया जो बाकियों से अलग है ना। इस प्रश्न का मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी लोगों की भूमिका कम है या जीरो है। सबकी अपनी भूमिका है, लेकिन हर आदमी की अपनी एक यूनिकनेस होती है। तो गांधी की एक प्रश्न ऐसा है कि इस पर गांधी की यूनिकनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने फिर कहा मैं ये नहीं लिखाऊंगा इसमें, मैं बताऊंगा कि गांधी ने चंपारण किया, गांधी ने नॉन कॉपरेशन किया। हमें इन सबको पढ़कर ये समझना है कि गांधी बाकियों से कैसे अलग है इन सब चीजों में। ठीक है, तो सिंपली लिख लो, लिखते जाओ, इसमें भी कोई स्लाइड है नहीं, वो समझने की चीजें हैं सारी। नंबर एक, सबसे बड़ी चीज है गांधी का तरीका, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया। सबसे ज्यादा लोकप्रिय का मतलब बाकी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन जिस तरह से गांधी की स्वीकृति है, लोकप्रिय होना और स्वीकृति होना दोनों फर्क है। पॉपुलर तो सभी हो सकते हैं, लेकिन सबकी एक्सेप्टेंस मुश्किल होती है। लेकिन ये चीज गांधी में है कि लोकप्रिय भी है और स्वीकृत भी है, और उसका कारण है उनकी आइडियोलॉजी, उनके लड़ने का तरीका, और वो है नॉन वायलेंस। पहला पॉइंट ये रहेगा, नॉन वायलेंस और ट्रुथ के लिए फाइट करना, सत्य के लिए आग्रह करना, है ना। यहाँ भी अच्छी चीज है कि सत्य के लिए लड़ नहीं रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि सत्य को लड़का नहीं जीता जा सकता। क्योंकि जो गलत सामने वाला गलती कर रहा है वो तभी फील करेगा जब आप उसे समझा पाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो। अगर आप उसे छीन लेंगे ना, तो वो नहीं समझ पाएगा कि उसने क्या गलत किया। ठीक है ना, जैसे किसी, आज होता है ना कि किसी ने किसी को जान से मार दिया, ए ने बी को जान से मारा, तो पुलिस या बी के घर वाले क्या नहीं करेंगे, ए को जान से नहीं मारेंगे, है ना। कुछ लोग मानते होंगे कि मार देंगे तो ये बदला बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बदला नहीं है ना। सॉरी, ये बदला तो हो सकता है लेकिन ये सुधार नहीं हो सकता। तो बी को जिंदा रखो, जेल में डालो, और उसे सोचने का मौका दो कि तुमने क्या गलत किया है। ठीक है ना, तो एक सेकंड, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही चीज गांधी के साथ है कि सामने वाले को बदला मत लो, सामने वाले को सोचने पे मजबूर करो कि वो कितना गलत है। ठीक है, तो ये सत्याग्रह है, और ये चीज भारतीय राजनीति में पहली बार दिखाई दी। ठीक है, तो नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस या सत्याग्रह का उनका जो तरीका है, वो आम आदमी को भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार करते हैं, है ना। लंगड़े से लंगड़ा भी, गूंगा बहरा भी, डिप्राइव भी, महिलाएं भी, मतलब जो कुछ नहीं है उस समय अपने आप में, वो भी आके खड़े हो सकते हैं। ठीक है,
तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट गांधी का ये है कि उन्होंने आज़ादी के लड़ने का तरीका बदला, और वो तरीका लाखों लोगों के लिए फेवरेबल था, लाखों लोगों के लिए लाभदायक, मतलब ईजी था, और लोगों ने अपनाया, इसलिए उनके पास करोड़ों लोगों का नेटवर्क था, या करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हुए थे। ठीक है। और ये कितना रेलेवेंट है वो हम आज भी देख सकते हैं, कि आज भी हम स्ट्राइक करते हैं। गांधी जी भले ही इसके खिलाफ थे, है ना? लेकिन अन्ना मूवमेंट की सफलता ये दिखाती है कि गांधीवादी तरीका क्या है, हर जगह यूजफुल है। भाई आज तो हम गुलाम नहीं है ना, इसके बावजूद भी अन्ना मूवमेंट ने क्या दिखाया कि सत्य की जय करना है। तो अन्ना भी गांधीवादी माने जाते हैं, उन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, सॉरी चाइना वॉर में पार्टिसिपेट किया। तो कहने का मतलब, पूरी दुनिया में गांधी आज रेलेवेंट है, क्यों है? तो गांधी वही कहते हैं कि बिना लड़े चीजों को ठीक करना चाहिए, लड़का ठीक किया तो फिर लड़ाई होगी, और बिना लड़े ठीक कर दिया तो फिर दोबारा लड़ाई के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है। तो ये गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन पहला वाला है। दूसरा है, गांधी को लोगों की जो मन है उसकी समझ, कि लोग आंदोलन में तैयार तो होंगे लेकिन लंबे समय तक साथ नहीं देंगे। इसलिए गांधी की रणनीति क्या है लड़ने की? फाइट, रेस्ट, फाइट। संघर्ष, विराम, संघर्ष। कैसे, बता सकता है कोई? संघर्ष, विराम, संघर्ष का मीनिंग क्या होगा? सर जैसे एनसीएम चलाया था, फिर एनसीएम जब अपना प्रभाव कम करने लगता है तो उसके बाद दूसरे कंस्ट्रक्टिव कार्यों में और हम्म। मतलब लोगों को और ऑर्गेनाइज करने में वो पीरियड रेस्ट पीरियड है सर। बिल्कुल फिर ठीक। उसके बाद फिर से। बिल्कुल ठीक। मतलब उन्होंने मूवमेंट को इंक्लूसिव तरीके का बनाया। इंक्लूसिव तरीके का मतलब क्या हुआ, कि जब पॉलिटिकल फाइट करनी है तो भी पॉलिटिकल फाइट भी करते हैं, पॉलिटिकल फाइट भी है उनके यहाँ पर, और अच्छे से करते हैं उसे भी। लेकिन उन्हें पता है कि पॉलिटिकल फाइट में लोग हमेशा घर के बाहर खड़े हुए नहीं रह सकते, हमेशा गांधी के साथ खड़े हुए गांधी परिवार छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन बाकी हर आदमी परिवार छोड़ के गांधी के साथ नहीं जा सकता। कबीर की एक दोहा पढ़ा होगा ना, गांधी उसी स्टाइल के लोग, या गांधी क्या, कोई भी लीडर इसी स्टाइल का होता है ना, कि हम घर जा रहा आपना लिया बुराड़ा हाथ। हम घर जा रहा मतलब हमने अपना घर जला दिया है, बुराड़ा मतलब मशाल। अब घर जा रहे हैं ताशुका जो चले हमारे साथ, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चले। मतलब गांधी होने के लिए गांधी की सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगी, और वो हर आदमी के बस की बात नहीं। तो गांधी को पता है कि आदमी लॉन्ग टर्म एक जैसी कंडीशन में काम नहीं कर सकता, आम आदमी। तो जैसे ही लगा कि पॉलिटिकल मूवमेंट की अब जरूरत नहीं है या जनता तैयार नहीं है, उन्होंने फट से क्या किया, उसको कंस्ट्रक्टिव काम में लगा दिया, चरखा चलवा दिया, स्वच्छ हाइजीन में लगा दिया, टॉयलेट्स में लगा दिया। तो ये चीज, यहाँ से तीसरी चीज भी निकलेगी, कि गांधी के लिए आजादी का मतलब केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी ने इस चीज को जोड़ा कि भारत की आजादी पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल भी होनी चाहिए, और उसके लिए हमें क्या नहीं करना है, वेट नहीं करना है कि आजादी मिलेगी तब सब वही काम करेंगे। तो गांधी को जब मौका मिलता है तो पॉलिटिकल फाइट करते हैं, और गांधी को जब मौका मिलता है तो उस फाइट के लिए लोगों को सोशली, इकोनॉमिकली और जेंडर वाइज तैयार करते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था जहाँ जो दिखाता है गांधी को लोगों के बिहेवियर की बड़ी समझ है। गांधी एक्सपर्ट है इस बिहेवियर पे, कि कब कैसे और किसका यूज करना है, कहाँ करना है। दूसरा एग्जाम्पल आप नमक को देखेंगे। मैंने पहले भी कहा कि गांधी को पता है कि जनता की नब्ज क्या है। तो नमक पर अगर टैक्स लग रहा है तो गांधी उसे देने से मना करेंगे, और नमक हर आदमी के खाने की वस्तु है। तो हर आदमी गांधी से ये नमक मूवमेंट में अपना जुड़ाव महसूस करे। ठीक है। ये दूसरा फायदा है, दूसरा अचीवमेंट है जो गांधी ने इस समय पैदा किया।
तीसरी चीज गांधी की अगर हम देखेंगे, गांधी एक अच्छे संगठन करता भी है, ऑर्गेनाइजेशनल है ना। उन्हें पता है कि लोगों को एक बैनर के नीचे कैसे लाना है और बैनर को कैसे बढ़ाना है। जब वो कांग्रेस को आते हैं, अफ्रीका के बाद ज्वाइन करते हैं, तो उनके पास बहुत कम लोग हैं कांग्रेस में। गांधी ने क्या किया, संगठन को बढ़ाया, लाखों लोगों को जोड़ा, है ना। 25 पैसा मेंबरशिप कर दी। बात समझ में आ रही है? तो जो कांग्रेस साल में एक बार मिलती थी, गांधी ने उस कांग्रेस के अंदर हर बार 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 मिलने का एक माध्यम, कभी चरखे के माध्यम से, कभी किसी चीज के माध्यम से गांधी ने जोड़े रखा। गांधी ने लोगों को काम बांटे, आपको मैंने बताया था ना, हर स्टेट की कांग्रेस कमेटी बनी, उसके अंदर सब कमेटीज और उन सबके काम थे। तो गांधी एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं, अच्छे संगठन करता है, ये बात भी अच्छी थी। इसलिए उन्होंने अपने रहते कांग्रेस का विभाजन भी नहीं होने दिया। संभावना दो बार बनी। एक बार कब बनी, जब स्वराज पार्टी की नौबत आई। एक बार जब कांग्रेस में कम्युनिज्म का सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, तो सॉरी, मार्क्सवाद बढ़ रहा था, तो उन्होंने नेहरू को सामने कर दिया। गांधी चाहे तो खुद भी अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि लोग उनका अपोज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब टाइम नई पीढ़ी को सामने लाने का है, तो उन्होंने नेहरू को सामने कर। तो ये तीसरी क्वालिटी है जो उनको बाकियों से अलग बनाती है। अगली चीज ऐसी है जो बाकियों ने भी की, लेकिन गांधी ने भी की, तो वो भी लिखेंगे हम। गांधी ने जो ब्रिटिश फेस है, ब्रिटिश चेहरा था जो वेलफेयर वाला था, जस्टिस को पसंद करने वाला था, गांधी ने उस चेहरे को नकाब उतार दिया। और गांधी ने सिद्ध कर दिया कि इन अंग्रेजों से किसी प्रकार का समर्थन या सहयोग कर की उम्मीद करना बेकार है। तो ये चीज बाकी लोगों ने भी की थी। बाकी इकोनॉमी कंटेक्स्ट में दादाभाई नौरोजी ने भी की थी, याद होगा आपको। ठीक है। तीसरा जो गांधी की एक चीज और है, और वो है समाज के निम्न वर्ग को साथ में दिया। आप देखेंगे गांधी की लड़ाई में हर मूवमेंट में दो चार बड़े लीडर को छोड़ दिया जाए, हमेशा जनता सहयोग करती है। ये ठीक बिल्कुल भगवान राम जैसा आंदोलन है कि रावण को मारने के लिए उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, बंदरों, भालुओं, है ना, इन्हीं लोगों से, जंगली लोगों से मदद लेकर रावण जैसे आदमी को हरा दिया। ये चीज क्या शो करती है? भाई राम चाहते तो एक झटके में रावण को मार देते, लेकिन उन्होंने पुल किससे बनवाया? बंदरों से। सीता की खबर लेने किसको भेजा? बंदरों को। हर बार किसको आगे कर रहे हैं वो? बहुत ही छोटे से आदमी को आगे कर देते हैं। ये चीज क्या सिखाती है? ये चीज सिखाती है कि जो आजादी है वो केवल देश के एलिट क्लास को नहीं मिलेगी। आजादी का वाकई मतलब क्या है, जो आम आदमी उसे समझे। ठीक है। तो जो नेशनल मूवमेंट है, उसकी जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, उसको आम आदमी तक गांधी ने पहुंचाया, चाहे वो महिलाएं हों। अब महिलाओं को डायरेक्ट तो कोई लेना देना है नहीं पॉलिटिक्स से या भारत की आजादी से, वो अपने रूटीन काम में व्यस्त हैं। ऐसे ही एक हरिजन को भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही किसान को कोई मतलब नहीं है, वो टैक्स पे कर ही रहा है। लेकिन गांधी ने इन सबको ये बताया कि नहीं, तुम्हारी लाइफ में भी नेशनल मूवमेंट है, तुम्हारी लाइफ में भी देश होना चाहिए, और उन्होंने उन्हें उनके तरीके से जोड़ा। ठीक है। तो खासकर जो समाज का निम्न वर्ग है, गांधी ने उसे नेशनल मूवमेंट से बनाया। तो यही से एक प्रश्न बनता है, और पूछा गया भी है अभी पिछले कुछ सालों में, कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। ये टॉपिक वैसे तो AR देसाई का है, उन्होंने किताब भी लिखी है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, है ना। और आपको पढ़नी चाहिए, पढ़ते भी लोगों से UPSC मेंस के लिए। सोशोलॉजी के सिलेबस में टॉपिक है भी सेकंड पेपर में, है ना। लेकिन यहाँ आपको
देखना होगा। इसी चीज को आप लिख सकते हैं बाद में चलकर। सर बुक का सोशल, नेम रिपीट कर दीजिएंगे प्लीज। हाँ, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, ये किताब है जो ये पूछती है या बताती है कि देश की आज़ादी में पॉलिटिकल के अलावा और किन किन चीज़ों का योगदान था। तो वो योगदान ये है। ठीक है। गांधी ट्राइबल से भी मिलते हैं। आपको याद होगा जब बारदोली हुआ था तो उसमें पटेल के साथ जनजातीय महिलाएं भी काम कर रही थी। तो रानी पराग ट्राइब थी उसमें। कहने का मतलब समाज का हर वर्ग, निम्न वर्ग गांधी के सहयोग के लिए और गांधी के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके पास ही मास है। मास का मतलब लोग हैं जो खड़े हो सकते। ठीक है। अगली चीज, इसके अलावा गांधी ने जो एक काम और किया, इसमें भी कुछ लोग और भी जिम्मेदार हैं, गांधी भी अच्छी जिम्मेदारी निभाते हैं, कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की अच्छी चीजों को सामने रखकर लोगों में प्राउड फील कराया। गांधी से पहले क्या था, आपको याद होगा ना कि मॉडर्स क्या कह रहे हैं, देश छोड़ के मत जाओ, आपका सब बहुत बेहतर है, हमें सब कुछ ये चाहिए जो आप कर रहे हो। गांधी ने क्या कहा, ठीक है आपका अच्छा होगा, लेकिन आपसे बेहतर हमारा है, हमारी अपनी देशी भाषा। इसलिए गांधी ने हिंदी को बढ़ावा दिया उस चीज में, इंग्लिश को छोड़कर। ठीक। गांधी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़कर कॉटेज को बढ़ावा दिया, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। बात समझ में आ रही। गांधी ने विदेशी पहनावा छोड़कर देसी भाषा, देशी पहनावा यूज किया। कहने का मतलब गांधी ने पश्चिम की तुलना में, वेस्ट की तुलना में अपने को भी उसी लेवल पर लाके खड़ा कर। तो ये अच्छी चीज थी। किसी से सामने वाला दुश्मन जब ताकतवर हो ना, और वो दिमाग से लड़ रहा हो, तो हमें भी हथियारों के अलावा क्या चाहिए, आइडियोलॉजी भी यूज करनी चाहिए जो वो, जिससे उसे हराया जा सके। जैसे अंग्रेजों ने हमें हराने के लिए, दबाने के लिए क्या किया था, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी लागू की थी, याद होगा आपको, श्वेत मनुष्य के भार का सिद्धांत, कि हम लोग, ईशा ने भेजा है, हम लोग बहुत साफ सुथरे हैं, अच्छे लोग हैं, हम बहुत नॉलेजेबल हैं, तुम डिप्राइव हो, तुम बैकवर्ड हो, तो ईशा ने हमें तुम्हारे वेलफेयर के लिए भेजा। इसका मतलब हम कुछ नहीं है और वो सब कुछ है। गांधी ने इस भ्रम को तोड़ दिया। हाँ, ये अलग बात है, इस भ्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी, लेकिन गांधी ने उसे बाकी धरातल पर लाके खड़ा कर दिया। ठीक है। तो आपको पता है गांधी तो राम को पूजने वाले हैं, धार्मिक आदमी हैं। तो उन्होंने उन्हीं चीजों का, बहुत छोटी छोटी चीजों का प्रयोग किया जो आम जनता प्रयोग करती थी। ठीक। तो कहने का मतलब पश्चिम संस्कृति की तुलना में भारतीय संस्कृति को भी उसी लेवल पर खड़ा कर दिया, जिससे कि हम अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ प्राउड फील करें। अच्छा, आगे देखिए। गांधी ने उस दौर में जो राष्ट्रीय आंदोलन को चुनौती मिल रही थी, वो थी किससे, सांप्रदायिकता से, कम्युनलिज्म से। गांधी ने हमेशा उसका विरोध किया। ये अलग बात है कि गांधी के कुछ कार्यों से सांप्रदायिकता बढ़ी जरूर, लेकिन वो अनइंटेंशनली थी, जानबूझ के नहीं की गई थी, वो बाई प्रोडक्ट था उसका, है ना। तो ये भी देखना पड़ता है लड़के समय कि हमें कौन सी चीजें कमजोर कर रही हैं। तो गांधी को पता था कि सांप्रदायिकता हमें कमजोर कर रही है, और गांधी ने हमेशा उसको कम करने की कोशिश की। यही कारण था कि उन्होंने खिलाफत का सहयोग दिया। उन्हें लगा कि एक बार मुस्लिम अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो इनका और हमारा इंटरेस्ट कॉमन हो जाएगा। और आप देखते हैं 1916 से 1924 तक हिंदू मुस्लिम एकता का क्या था, गोल्डन पीरियड था। गोल्डन, हमने कहा हनीमून पीरियड कहते हैं उसे हम। और कब तक रहा, जब तक गांधी अध्यक्ष रहे। ये चीज दिखाती है कि उन्होंने सांप्रदायिकता को समाप्त करने का, लोगों को, मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम वर्ग के लोगों को जोड़े रखने का प्रयास किया।
इवन सबसे बड़ी भूमिका कब दिखाई देती है? जब दंगे होते हैं बंगाल में, गांधी अपनी जान की परवाह किए बिना नोआखली पहुंच जाते हैं, है ना। सब लोगों ने मना किया गांधी मत जाएं, लेकिन गांधी फिर भी गए। तो ये चीज दिखाती है कि चैलेंजेस को भी उन्हें समझना और फेस करना अच्छे से आता है। ठीक। गांधी का लास्ट आइडियोलॉजी है समाजवाद की, है ना। जैसा हमने कहा, मार्क्सवाद उद्देश्यों में बहुत अच्छा है, लेकिन मार्क्सवाद साधनों में बड़ा खराब है। लड़ने की बात करता है, मारने की बात करता है। और गांधी ने उसका जवाब दिया किससे? अपने समाजवाद से। उनका समाजवाद कौन सा है? रामराज्य वाला समाजवाद। ठीक है। रामराज्य का समाजवाद, सोशलिज्म, और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में क्या फर्क है? उद्देश्य दोनों का एक ही है, इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी सबको बराबर करना। गांधी रामराज्य बात क्यों करते हैं? क्योंकि रामराज्य में क्या होता था, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शेर ने भी अपनी जो शेर की प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसी, वो छोड़कर बकरी को खाना छोड़ दिया है। इसका मतलब ये भी है कि कोई भी ताकतवर कमजोर को मारकर नहीं खाएगा, तो शेर क्या खाएगा? उसके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। यानी जो ताकतवर है उसे कमजोर का शोषण करने का अधिकार नहीं है। ये गांधी का रामराज्य है। ठीक, यानी सब बराबर, लेकिन वो हिंसा से नहीं होगा, ताकत से नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, कम से कम भारत के संदर्भ में, कि भारत में समाजवाद कैसा होगा, मार्क्स कैसे भारत में लागू होगा, तो गांधी से पूछ के आना चाहिए। ठीक है। ये गांधी की वो चीजें हैं, और लास्ट चीजें, गांधी के पास सर्वोदय की अवधारणा है। फिर से वही बात आएगी, सर्वोदय का विचार गांधी को बहुत ताकतवर बनाता है। उन्होंने कहा हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं कैसे पता लगेगा? गांधी ने साफ साफ कहा, वो तब पता लगेगा जब आम आदमी के लिए लाभदायक। ठीक वैसे जैसे आपकी क्लास, जो लोग पहले हिस्ट्री मॉडर्न पढ़ चुके हैं उनको तो समझ में आ ही रही होगी। ज्योति है, भास्कर है, या निहारिका है, पहली बार पढ़ रही है। तो पढ़ाते समय हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो लोग सक्षम है वो तो रिपीट करें और अच्छा समझें, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले नीचे से पूछता हूँ कि भाई समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि डेफिनेटली पहली बार पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी थिंकिंग है, आइडियोलॉजी पढ़नी है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो वही गांधी का मानना है, कोई भी काम अच्छा है बुरा कैसे पता लगेगा? अगर वो आम आदमी की रक्षा है तो गांधी कहते हैं उसे आप स्वीकार करो, और आम आदमी को अगर कोई फायदा नहीं है तो राज्य को वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब वो प्रश्न है कि अगर गांधी के बिना आजादी मिलती तो वो आजादी कैसी होती? क्या हम लेट हो जाते? क्या हमें मिलती ही नहीं? ये दो प्रश्न हैं। टॉपिक समझ में आ रहा है ना? गांधी के बिना आजादी का स्वरूप क्या होता? ये क्वेश्चन में इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। जब भी जैसे आपने कहा कि मेरे आइडियोलॉजिस्ट आइडियल गांधी हैं, तुरंत पूछेगा आपसे कि अच्छा बताओ, गांधी के बिना देश कैसा होता? ठीक है। तो इसके लिए हमें एक मीटिंग और करनी पड़ेगी। इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, आप फिर से ज्वाइन करें, उस मीटिंग में फिर से करते हैं। ठीक है।